दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों हमने काव्य शास्त्र की भी एक सीरीज शुरू की थी और काव्य शास्त्र में हमने सामान्य सा परिचय काव्य शास्त्र का देख लिया था, काव्य शास्त्र का इतिहास देख लिया था, काव्य शास्त्र का अर्थ क्या होता है, साहित्य में उसकी क्या भूमिका है, वो सारी चीज़ों पे हमने बातचीत कर ली थी पहले वीडियो में। इससे पहले का जो हमारा वीडियो बना था और आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। और आज हम नियमित रूप से एक एक विषय पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो विषय होने वाला है वो है काव्य लक्षण। दोस्तों काव्य लक्षण की जितनी सारी परिभाषाएं यहाँ पे मुझसे होती थी, जितनी सारी परिभाषाएं मुझसे बनी हैं पुस्तकों को खंगाल के, इतनी सारी पुस्तकें खंगाल के मैं यहाँ पे परिभाषाओं को लेके आया हूँ। परंतु परिभाषाओं को मैंने उस तरह से प्रस्तुत किया है जिस तरह से आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। परीक्षा में जिस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे उस तरह से यहाँ पे परिभाषाओं को मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। आपको चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और अगर इससे पहले अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी हो, जो भी हमने शुरू किया है, एक स्व मूल्यांकन सीरीज शुरू की है दोस्तों हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम खुद का मूल्यांकन करते हैं। आपका जो है ये सीरीज चलाने का मकसद मेरा यही है कि आप खुद का मूल्यांकन कीजिएगा। आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका मूल्यांकन हो जाएगा, यानी कि रिवीजन आपका होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और आज हमने काव्य लक्षण से शुरुआत कर ली है दोस्तों। काव्य लक्षण के संबंध में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि लक्षण, काव्य लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। इनको काव्य लक्षण ही क्यों कहा जाता है, साहित्य लक्षण क्यों नहीं कहा जाता, ठीक है। इन पे सामान्य सी बात करूँगा, अगर पढ़ाऊँगा मैं इसको अच्छे से, ठीक है। बोर्ड पे अगर पढ़ाया गया या इसके पीडीएफ में भी पढ़ाया गया तो हो सकता है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। परंतु यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो यहाँ पे समझाने की ज़्यादा मुझे आवश्यकता नहीं दिखती है, ठीक है। और इतना हमारे पास समय भी नहीं होता है दोस्तों। लक्षण की बात करें, काव्य लक्षण पे यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों। लक्षण की अगर बात करें तो आप लक्षण का मतलब यहाँ पे निकाल सकते हैं गुण, ठीक है, कि क्या गुण होते हैं, ठीक है। गुण देख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी आप पहचान भी इसको मान सकते हैं, ठीक है। लक्षण क्या होते हैं, गुण, पहचान, इसका शाब्दिक अर्थ यही मान के आप चलिए दोस्तों। इसको काव्य लक्षण ही क्यों कहा जाता है, साहित्य लक्षण क्यों नहीं कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें संपूर्ण साहित्य जो वो क्या है, समाहित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमें पता है कि आधुनिक काल तक हम जब आते हैं, ठीक है, आधुनिक काल तक हमें गद्य साहित्य का नामो निशान देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ एक साहित्य ऐसे होंगी, कुछ एक रचनाएं ऐसी होंगी जो बहुत क्या हैं, बहुत कम रचनाएं या परिणाम में बहुत कम है वो, ठीक है। तो वो रचनाएं हमें मिलती जिनमें हमें गद्य देखने को मिलता। उससे पहले जो साहित्य होता था वो हमारा किस तरह का होता था, काव्य में ही रचित होता था, ठीक है। वो छंदोबद्ध होता था, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको काव्य लक्षण कहते हैं, ना कि साहित्य लक्षण। वर्तमान में दोस्तों काव्य शास्त्र के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, साहित्य शास्त्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो काव्य की ऐसी क्या पहचान है, ठीक है। लक्षण का आप मतलब यही समझिए कि काव्य की कौन सी ऐसी पहचान है जिससे हम काव्य कह सके उसको, ऐसे कौन से गुण होने चाहिए काव्य में, वही काव्य लक्षण के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्रियों के जो संस्कृत में रचित हैं, ठीक है। उन्होंने क्या परिभाषाएं दी है काव्य की, ठीक है, कि किस तरह से काव्य क्या हो सकता है उनके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा तो नहीं, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। काव्य लक्षण पे एक वीडियो अलग से बनाऊंगा दोस्तों, अगर आपकी मर्जी हो, अगर आप चाहो, अगर आपके पास समय हो तो, ठीक है। काव्य लक्षण पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये एक से 1.5-2 घंटे के बीच क्लास हो सकती है काव्य लक्षण की, तभी इस काव्य लक्षण को हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे आज से प्रैक्टिस सेट ही आपके लिए मैं लेके आया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो काव्य की क्या पहचान हो सकती है, सबसे पहले हम भारतीय विद्वानों के अनुसार देखेंगे और भारतीयों में भी संस्कृत काव्य शास्त्र देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार देखेंगे, ठीक है, कि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार साहित्य क्या है, उनके अनुसार काव्य क्या है। उसके बाद दोस्तों हम हिंदी के जो विद्वान हुए हैं उनके अनुसार देखेंगे। उनमें से आप रीतिकालीन कवियों को ले सकते हैं, भक्तिकालीन कवियों को ले सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पे काव्य लक्षण की परिभाषा दी है। और उसके साथ हम आधुनिक काल के जो कवि हैं या लेखक हैं, विद्वान हैं, आलोचक हैं, उनके अनुसार देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, और बहुत बार ये पूछा भी गया और कॉमन सा प्रश्न है, मुझे लगता है कि हिंदी के साहित्य के जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको पता ही होगा। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है, ये संस्कृत की परिभाषा है। क्या आप ये परिभाषा किसने दी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से प्रश्न करूंगा, क्योंकि इस तरह से ही परीक्षा में आपके बनेंगे, ठीक है। प्रश्न है शब्दार्थो सहितो काव्यम,
ये परिभाषा किसने दी? ठीक है, शब्द और अर्थ के सहभाव से जो वाक्य बनता है, ठीक है, उसको ही काव्य कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। तो ये किसकी परिभाषा है? विकल्प रखता हूँ भरत मुनि, भामा, दंडी या वामन। तो दोस्तों सबको ही पता है इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा? भामा की युक्त परिभाषा है। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, ठीक है, उक्त काव्य लक्षण किसने दिया? ठीक है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारा। दोस्तों अगर आप चाहो, अगर आपको ये पुस्तकों में नहीं मिले दोस्तों, मैंने जो ये सारे यहाँ पे आपके लिए प्रश्न लाए हैं वो किसी एक पुस्तक से नहीं लाया हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारी पुस्तकों को खंगाला है। अगर आपको लगता है कि ये जो फैक्ट है, ये जो प्रश्न बना है, ये हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगला देखिए, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, ठीक है, उक्त काव्य लक्षण किसने दिया? विकल्प रखता हूँ। विकल्प हैं दोस्तों आपका भरत मुनि, दंडी, वामन या आनंदवर्धन। ठीक है, तो ये 4 विकल्प है दोस्तों, आनंदवर्धन, वामन, दंडी या भरत मुनि। तो ये जो लक्षण है दोस्तों ये वामन का है। ठीक है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला भी हमारा यही लक्षण है दोस्तों, ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, उक्त काव्य लक्षण किसने दिया? ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ से इस तरह से बनेंगे, ननु शब्दार्थो काव्यम। दोस्तों ये जो लक्षण है ये नेट जैसी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हुए प्रश्न हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो विकल्प रखता हूँ रुद्रट, वामन, मम्मट या भोज। ठीक है, भोजराज इनका पूरा नाम। तो दोस्तों ये जो है लक्षण है ये रुद्रट का है। ठीक है, रुद्रट का है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार सारिणो बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद विहलदकारिणो। ठीक है, तद विहलदकारिणो उक्त जो ये काव्य लक्षण है किसने दिया? ध्यान से देख लीजिए दोस्तों इस लक्षण को, क्योंकि ये लक्षण जो वो पूछा गया हुआ है पहले। ठीक है, तो ये किसने दिया दोस्तों, ये आपको बताना है। विकल्प रखता हूँ बागवट, हेमचंद्र, भोज या अंतिम दोस्तों ये कुंतक है आपका। ठीक है, कुंतक। तो दोस्तों ये कुंतक का ही दिया हुआ है। ये आप समझ सकते हैं कि बकरोक्ति, बकर यहाँ पे आ गया है, तो आप यहाँ पे गैस भी लगा सकते थे कि बकर कवि व्यापार शालीनो। ठीक है, तो बकर आ गया, तो दोस्तों बकर से आप समझ सकते हैं कि बकर संप्रदाय के, इनके बकरोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो कुंतक। तो आप गैस उस तरह से भी लगा सकते थे। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा ये हिंदी की परिभाषा आ गई है। ठीक है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनुना विराजी कविता वनितामित, तो उक्त काव्य लक्षण किसने दिया? ठीक है, ये रीतिकालीन आचार्य के ये कथन है या पंक्तियां हैं। विकल्प है तुलसीदास, सूरदास, केशवदास या भिखारीदास। तो सबको ही पता है दोस्तों, आसान सा था। ये केशवदास जी की पंक्तियां हैं और उन्होंने यहाँ पे किसका जिक्र किया है दोस्तों? अलंकारों का जिक्र किया है। ठीक है, और ये पृष्ठ पेषण है दोस्तों किसका? भामा का। भामा का अलंकार देखिए, ना कांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम। ठीक है, ये भामा का दिया हुआ काव्य लक्षण है और इसका ही पृष्ठ पेषण किसने कर दिया है दोस्तों? केशवदास जी ने कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अगला हमारा ये अब अंग्रेजी से आ रहा है दोस्तों हमारा। ठीक है, अंग्रेजी से क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे, पोइट्री इज अ बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ठीक है, काव्य जीवन की आलोचना है। ये किस पाश्चात्य विद्वान की परिभाषा है? ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पहले बने भी हुए हैं और आगे बनने की संभावना भी है। ठीक है, पोइट्री इज अ बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ठीक है, काव्य जीवन की आलोचना है। मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी साथ साथ रख दिया है ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। विकल्प रखता हूँ पीवी शैली। ठीक है, इनका पूरा नाम है वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ड्राइडन और मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये जो परिभाषा है दोस्तों, ठीक है, डेफिनेशन है इंग्लिश में, ये है मैथ्यू अर्नोल्ड की। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड की है। काव्य जीवन की आलोचना है, मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। अगला देखिए दोस्तों, अगला भी हमारा इंग्लिश से ही हमने लिया, पाश्चात्य से ही लिया है। पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड। ठीक है, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, अब हिंदी अनुवाद देखिए, शांति के क्षणों में सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह कविता है। किस पाश्चात्य विद्वान की ये परिभाषा है आपको बताना। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपके पास नहीं है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी परिभाषा है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए और रख भी लीजिए अगर आपके पास नहीं थी तो। ठीक है, पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इट ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, तो इसको आप रख सकते हैं।
अपने पास, क्योंकि पूछा जा सकता है। विकल्प रखता हूँ हडसन, कार्लाइल है, वर्ड्सवर्थ है और कोलरिज। तो ये जो परिभाषा है दोस्तों ये है आपकी वर्ड्सवर्थ की। दोस्तों एक आपसे मैं प्रश्न यहाँ पे कर जाता हूँ कि हिंदी का वर्ड्सवर्थ किसे कहा जाता है, ठीक है, हिंदी का वर्ड्सवर्थ किसे कहा जाता है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अगला देखिए, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, उक्त परिभाषा किसकी है ये, ठीक है। कविता क्या है, हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ठीक है। विकल्प रखता हूँ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो किसकी है दोस्तों ये, सुमित्रा नंदन पंत की परिभाषा है। और आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो परिभाषा आई है सुमित्रा नंदन पंत की, ये उनकी कौन से कविता संग्रह की भूमिका से उद्धृत है यहाँ पे, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, ठीक है, अंतर संबंधी इनका, अब बताइएगा आप, ठीक है। चलिए अगला देखिए, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदों में विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, ठीक है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदों में विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, उक्त परिभाषा किसकी है ये, ठीक है। विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है किसकी है, डॉक्टर नगेंद्र की है। ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ एक जो रचनाएं थी, रचनाएं नहीं, प्रश्न मैं यहाँ पे ऊपर से नीचे आ गए हैं दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न ऊपर से नीचे आ गए हैं। तो ध्यान से देख लेते हैं एक बार पहले से ही हम दोस्तों, ठीक है, पहले से देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऊपर से प्रश्न हमारे गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं हमने, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ठीक है। अगला देखिए, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, उक्त परिभाषा किसने दी है दोस्तों ये, ठीक है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारी वाजपेयी। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला देखिए, काव्य जीवन की आलोचना है, ऊपर भी हमने देख लिया, ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड की परिभाषा थी वो, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये देखिए मुंशी प्रेमचंद की है, आगे गुलाब राय या श्याम सुंदर दास। तो मुंशी प्रेमचंद जी की ये परिभाषा है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ पे रखी हैं, तो आपको ध्यान देना है, और आप अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकती हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं, ठीक है। उक्त परिभाषा किसकी है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है और मुझे लगता है कि आपको पता भी होगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी परिभाषा है। विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों ये परिभाषा है आपकी रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला देखिए, काव्य आत्मा की अनुभूति न होकर कला साधना है, जिसमें कवि की निजी अनुभूतियां वस्तु रूप प्राप्त करती हैं, ठीक है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है ये, ध्यान से देख लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं दोस्तों ये। विकल्प है रामविलास शर्मा, आगे नंद दुलारी वाजपेयी या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दोस्तों ये जो परिभाषा है ये आगे जी की है, यानी कि लक्षण भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये किसका है, आगे जी का है। अगला देखिए, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता, ठीक है। उपयुक्त तो पंक्तियां किसकी, ऋतुकालीन आचार्य की ये पंक्तियां हैं, तो किसकी हो सकती हैं आपको ये बताना है, क्योंकि ऋतुकालीन आचार्यों से संबंधित भी पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। मैं आपको विकल्प रखता हूँ, भिखारी दास है आपका विकल्प, ये शब्दार्थ देविया श्रीपति। तो दोस्तों ये भिखारी दास जी की पंक्तियां हैं। अगला देखिए ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ठीक है। ज्ञान राशि के चिर संचित कोश का नाम साहित्य, इस तरह की भी कहीं पे हमें देखने को मिल जाता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी। दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये परिभाषा। अगला देखिए, वाक्यम रसात्मक काव्यम, उक्त परिभाषा किसने दी, विश्वनाथ, जगन्नाथ और जयदेव और रुद्रट की 4 विकल्प आपके हैं। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम दोस्तों ये जो परिभाषा है ये है आपकी विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ जी की है, साहित्य दर्पण इनकी रचना है। रमणीयार्थ प्रतीकार्थम काव्यम, ठीक है, रमणीयार्थ प्रतीकार्थ काव्यम, ये परिभाषा किसकी है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। अगला देखिए, शरीर, ठीक है, यहाँ पे परिभाषा है दोस्तों, इस परिभाषा को हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, ठीक है। शरीरम तावदिष्टार्थ बच्छिना, ठीक है, बच्छिना पदावली, ठीक है। ये परिभाषा आप संस्कृत में देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि संस्कृत थोड़ी सी
क्लिष्ट भाषा भी हो गई है क्योंकि इतने बड़े बड़े शब्द हैं, ठीक है, तो इसको तोड़ना होगा, ठीक है। संस्कृत के विद्वान तो हम हैं नहीं, ठीक है, परंतु पढ़ने की कोशिश हम जरूर करते हैं, ठीक है। तो ये जो लक्षण है काव्य लक्षण किसने दिया है दोस्तों, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको ध्यान देना इसका। भामा, दंडी, वामन या अभिनव गुप्त। तो ये जो लक्षण दिया है या परिभाषा दी है दोस्तों, ये दंडी ने दी हुई है, पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान देना इसका। अगला देखिए दोस्तों, तद्दोषो शब्दार्थो सगुण वनकृति पुनः कवापि, ठीक है। उक्त पंक्तियां किसकी है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुण वनलंकृति पुनः कवापि। उक्त पंक्तियां या परिभाषा किसकी है, बागभट्ट, विद्यनाथ, मम्मट या भोज। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, मम्मट की है। दोस्तों इस जो परिभाषा है, इस परिभाषा को आप समझेंगे तो इस परिभाषा में कहा गया है कि तद्दोषो शब्दार्थो, ठीक है, कि काव्य ऐसा होना चाहिए जिसमें दोष ना हो, जो दोष मुक्त हो, ठीक है। सगुण वनकृति पुनः कवापि, ठीक है, अगर उसमें गुण भी होने चाहिए, ठीक है, वो गुण युक्त हो, ठीक है, दोषों से रहित हो, ठीक है, गुण युक्त हो वो, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए, अगर कहीं कहीं जो वो अलंकार ना भी हो, ठीक है, तो भी चलेगा, ठीक है, परंतु वो गुण युक्त तो होना चाहिए और दोष मुक्त भी होना चाहिए। ऐसी जो काव्य होता है वही काव्य होता है, ठीक है, ऐसा जो रचना है वही काव्य कहलाने के लायक है। ये काव्य लक्षण की परिभाषा दी थी दोस्तों, ठीक है, ये काव्य लक्षण दिया था मम्मट ने। और इस परिभाषा से जो दोस्तों अलंकार संप्रदाय था, जिसकी प्रतिष्ठा कई समय से या बहुत समय से, कई वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित थी, उसको धक्का लगा और उसकी जो वो यहाँ पे खंडन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो अलंकार का वर्चस्व जो वो समाप्त हुआ था, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अगला देखिए, आदर्शो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ठीक है, आदर्शो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है। विकल्प रखता हूँ, हेमचंद्र, विद्यनाथ, आनंदवर्धन और शंकुक। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है ये लक्षण काव्य का, ये हेमचंद्र का है, ठीक है। ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे पृष्ठ पेषण है किसका, मम्मट का, ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं आप इसको। अगला देखिए, अगला भी इसी तरह का है दोस्तों, गुणालंकार सहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्यम। उक्त परिभाषा किसने दी हुई है, ठीक है, ये जो परिभाषा है ये किसकी है। पूछा क्या है दोस्तों, ये जो परिभाषा है ये नेट में पूछी गई परिभाषा है दोस्तों, आप भी देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के। विकल्प है विद्यनाथ, मम्मट, रुद्रट या वामन। तो दोस्तों ये परिभाषा विद्यनाथ की है, ठीक है, काव्यशास्त्री हुए हैं संस्कृत में। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम, ठीक है, सफुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्त्यते, ठीक है, कीर्त्य, ठीक है। उक्त परिभाषा किसकी है, ये मम्मट, हेमचंद्र, वामन या बागभट्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये परिभाषा किसकी हो सकती है दोस्तों, बागभट्ट की ये परिभाषा है। और ये जो परिभाषाएं दोस्तों नेट के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि नेट जैसी परीक्षाओं में ये पूछी गई हुई हैं दोस्तों पहले। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न किससे आ गया है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से आ गया। पोइट्री इज अ आर्टिकुलेट, ठीक है, आर्टिकुलेट म्यूजिक। तो काव्य क्या है, संगीत है। यहाँ पे कहा गया है बेसिकली कि काव्य एक संगीत है, पोइट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। उक्त परिभाषा किस पाश्चात्य काव्यशास्त्री की है। विकल्प है ड्राइडन, शैली, मैथ्यू अर्नोल्ड और वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है ये ड्राइडन की है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान देना। अगला देखिए, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ठीक है, काव्य क्या है, आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। उक्त परिभाषा किसकी है। विकल्प रखता हूँ, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या पंत, ठीक है। तो ये परिभाषा दोस्तों जयशंकर प्रसाद की है। अगला देखिए, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। उक्त परिभाषा किसकी है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं दोस्तों, काव्य के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है ये परिभाषाएं। काव्य को समझने के एक दृष्टिकोण है ये, ठीक है, आप काव्य को समझ सकते हैं। अलग अलग विद्वानों के मतानुसार अलग अलग तरह से उन्होंने परिभाषित किया है काव्य को, काव्य ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। विकल्प रखता हूँ, प्रेमचंद की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, श्याम सुंदर दास या पंत की है। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की है। अगला देखिए, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। ये परिभाषा किसकी है, ठीक है, कविता ही मनुष्य के हृदय को
स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। ये परिभाषा किसकी है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है। ठीक है, किसकी है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा। अगला देखिए, कविता में कवि हृदय की व्यक्तिगत भावों की प्रधानता नहीं होती। ठीक है, कविता में कवि हृदय की व्यक्तिगत भावों की प्रधानता नहीं होती। तो ये परिभाषा किसने दी हुई है? ठीक है, विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, तो दोस्तों कविता में कवि हृदय की व्यक्तिगत भावों की प्रधानता नहीं होती, ये परिभाषा दी है रामविलास शर्मा ने। अगला देखिए, अगला इस संस्कृत काव्य शास्त्र से आगे दोस्तों, काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। ठीक है, यहाँ पे हमें संधि विच्छेद करना पड़ेगा इसका। ठीक है, काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति, ये जो उक्त पंक्तियां या परिभाषा है किसकी दी हुई है? क्षेमेंद्र, राजशेखर, विद्याधर या विश्वनाथ। तो दोस्तों ये परिभाषा है आपकी क्षेमेंद्र की। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदों में विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ठीक है, उक्त परिभाषा किसकी दी हुई है? ठीक है, विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, नामवर सिंह भी थे। तो दोस्तों ये परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र की। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई सौंदर्य राशि का भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना ही कविता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि आत्मा की गूढ़ और छुपी हुई जो छिपी हुई सौंदर्य राशि है उसका भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना ही कविता है। महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र या अगय। तो दोस्तों ये परिभाषा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। अगला देखिए, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये किसने कहा? बहुत आसान सा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट और डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों ये परिभाषा दी थी बालकृष्ण भट्ट जी ने। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अगला देखिए, जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। ठीक है, उपयुक्त कथन किसका है? पूछा गया दोस्तों, जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है दोस्तों। ठीक है, ये परिभाषा किसकी ने दी हुई है? ये आपके विकल्प हैं बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों ये परिभाषा है गुलाब राय जी की। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कविता मनोरंजन नहीं आत्मानुसंधान का उन्मेष है। ये उक्त परिभाषा किसकी दी हुई है? ये परिभाषा किस विद्वान ने दी हुई है? तो साहित्य के संबंध में ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है कि कविता मनोरंजन नहीं है। क्या कहा गया? कविता मनोरंजन नहीं है, आत्मानुसंधान का उन्मेष है। ठीक है, आत्मानुसंधान का उन्मेष है। विकल्प रखता हूँ रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर नामवर सिंह। तो दोस्तों ये परिभाषा है रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला देखिए, साहित्य काव्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, उपयुक्त कथन किसका है? ठीक है, साहित्य काव्य जो है लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ तिवारी और इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों ये परिभाषा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की। ठीक है, अगला देख लेते हैं, रस कविता को अंग भूषण, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करूप। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ऊपर भी हम ये परिभाषा पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पे रिपीट प्रश्न हो गया है। तो ये परिभाषा किसकी है? विकल्प है देव, भिखारीदास, श्रीपति और प्रताप शाही। तो दोस्तों ये परिभाषा है भिखारीदास जी की। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या हो गया यहाँ पे चारों विकल्प आपको दे देता हूँ मैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, आवर स्वीटेस्ट, ठीक है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दूज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। यहाँ पे हिंदी अनुवाद देखिए, विषाद में क्षणों की अभिव्यक्ति कविता है, किस पाश्चात्य विद्वान की ये परिभाषा है? ठीक है, कहा गया है दोस्तों कि अवर स्वीटेस्ट इनके मीठा, सॉन्ग्स आर दूज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ठीक है, कि विषाद में क्षणों की अभिव्यक्ति कविता है, किस पाश्चात्य विद्वान की परिभाषा है? विकल्प हडसन, वर्ड्सवर्थ, शैली या मैथ्यू अर्नोल्ड। तो दोस्तों ये पीवी शैली की परिभाषा है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला हमारा प्रश्न है, सगुण अलंकारान सहित दोष सहित जो होई, शब्द अर्थ बारो कवित बेबुद कहत सब कोई। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियां किसकी है दोस्तों? रीतिकालीन कवियों से भी बहुत बार प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है इसके संबंध में। विकल्प रखता हूँ चिंतामणि,
कुलपति मिश्र, भूषण या सोमनाथ। दोस्तों यहाँ पे विकल्प आपका पहला सही है, चिंतामणि त्रिपाठी यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और इस तरह की आपको और भी वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, हमने ये जो सीरीज शुरू की थी दोस्तों प्रैक्टिस सेट की, ये हमारी अनवरत चलती रहेगी। ठीक है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत जहाँ पे होगी और जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और बहुत जल्द हम बोर्ड पे भी क्लासेस लेने की सोच रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे स्टूडियो से संबंधित सेटअप की प्रॉब्लम्स आ रही थी, कर रहे हैं हम सेटअप। अगर जल्दी हो गया तो हम बोर्ड पे भी क्लासेज आपके लिए ले आएंगे दोस्तों। ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला हमारा दोस्तों काव्य गुण हो सकता है या कुछ भी टॉपिक काव्य शास्त्र से हो सकता है इसकी अगला। ठीक है, तो तब तक के दोस्तों धन्यवाद आपका।